हे एवरीवन, वेलकम टू आईएएस चक्रा। तो आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र। जो प्रीलिम्स पॉइंटर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वन लाइनर जो है वो यूपीपीसीएस के लिए स्पेसिफिक होते हैं और इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके आते हैं। और जो आज का प्रीलिम्स पॉइंटर है, जो घटना चक्र के पॉइंटर्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ के, वो है इन्वायरमेंट के। ठीक है, और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख डालिए। ठीक है, ऐसे देखेंगे, बार बार इन्हें देखेंगे तो क्या होगा कि एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 बार, ठीक है, इतना देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। और यहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करूँगा। स्ट्रैटेजी डिस्कस देखो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ये जो 8 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का यूपीपीसीएस का। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग और है बीपीएससी का उसके बाद भी है। ठीक है, और आरएएस का भी है, राजस्थान पीसीएस का। तो इन तीनों एग्ज़ाम के लिए, झारखंड का भी है, झारखंड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बट यूपीपीसीएस, आरएएस और बिहार पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेक्चर। ठीक है, तो आप इन्हें जो है 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्टअप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करेंगे आज हम। यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे इसकी स्ट्रैटेजी कैसे क्या करनी है। स्ट्रैटेजी के लिए मैं एक अलग से वीडियो यहाँ पर ले आऊँगा, तो आप उसे देख लीजिएगा कैसे यूपीपीसीएस की स्ट्रैटेजी बना के चलना है। और विदाउट अगर आपको कुछ नॉलेज भी नहीं है क्वेश्चंस की, जैसे क्वेश्चन आया और आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आप विदाउट हेजिटेशन उस क्वेश्चन को आप 100% कैसे वहाँ पर राइट आंसर दे सकते हैं, वो मैं सारी स्ट्रैटेजी यहाँ डिस्कस करूँगा। ठीक है, मैं स्ट्रैटेजी की वीडियो अलग से यहाँ पर सेपरेट वीडियो आपके लिए ले आऊँगा, तो प्लीज़ इसे जो है यहाँ पर स्ट्रिक्ट रहिए और इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का है, जो कि यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन क्या है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ईच एंड एवरी ईयर 2 से 3 क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस यहाँ पर आते ही आते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी का है बायोडाइवर्सिटी, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो करंट बेस्ड होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओजोन लेयर भी है, ओजोन लेयर से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा भी रहे हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सैंक्चुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का जो प्रोडक्शन ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि बात करें ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह की। ठीक है, पोल्यूशन है, जो कि करंट में कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है कंट्री में, या फिर स्पेसिफिक अगर बात करें कि दिल्ली एनसीआर जैसे है। ओके, तो यहाँ पर पोल्यूशन की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और गवर्नमेंट एज वेल एज जो कम्युनिटीज़ एंड सिविल सोसाइटी जो भी हैं, सारी एजेंसियाँ यहाँ पर चैलेंजेस फेस कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद वाटर कंजर्वेशन है और मिसलेनियस है। ठीक है, तो यहाँ हम सारे प्रीलिम्स पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहला चैप्टर जो हमारा है वो इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले दिया है असर्शन एंड रीजन। मैं यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर डिटेल में जाऊँगा तो हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगा। जितने भी प्रीलिम्स पॉइंटर हैं वहाँ अगर कोई भी मुझे ऐसी चीज़ लगी कि आपको बताना ज़रूरी है तो वहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है कि इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, यही होता है हमारा इन्वायरमेंट। ओके, या फिर कहें कि हाँ, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स अमंग ईच अदर, तो इसे बोलते हैं क्या, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि जो हमारे जो रिसोर्सेस हैं उन्हें आगे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो बचा के रखें, तो ये हमारा होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे डेवलपमेंट करें कि हमारे फ्यूचर के लिए भी जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो अवेलेबल रहें। ठीक है, तो ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो असर्शन क्या है, यहाँ पर असर्शन और रीजन दिया है एक क्वेश्चन बेसिस पर, जो कि क्या कह रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन सोसाइटी के वेलबींग के लिए, तो ये करेक्ट है। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रकार है डेवलपमेंट का जो नीड है किसकी, प्रेजेंट
प्रेजेंट की नीड है विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। ठीक है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका है, ए का भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर ये दिया है आंसर बोथ ए एंड आर, मतलब असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो यहाँ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, यहाँ असर्शन और रीजन के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 1 मिनट, ये क्या हो गया, अरे यार 1 मिनट, ठीक है, चलो इसी तरीके से, हाँ ठीक है, बन गया। तो ये देखो असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं आपको स्ट्रैटेजी यहाँ पर इनकी क्वेश्चंस की नहीं बताऊंगा केवल, और प्रीलिम्स पॉइंटर को डिस्कस करूँगा। ठीक है, असर्शन एंड रीजन कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा एक वीडियो में। ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है इसमें करेक्ट आंसर, क्या हो सकता है, रियो अर्थ समिट, पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कौन सबसे पहले हुआ। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट सबसे पहले हुई। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन, जो ब्रंटलैंड कमीशन कौन सा है, जो नॉर्थ एंड साउथ को डिवाइड करता है, मतलब डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री को डिवाइड करता है, ब्रंटलैंड कमीशन है रिपोर्ट, इसके रिपोर्ट दी थी। ठीक है, उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1988 में। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और जो रियो अर्थ समिट हुई थी वो कब हुई थी, 1992 में, जब 3 बॉडी यहाँ से निकल के आई थी। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्या है, डिस्कशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो डिस्कशन है वो स्टार्ट किया गया था आफ्टर सबमिटिंग अ रिपोर्ट ऑन इन्वायरमेंट टू द यूनाइटेड नेशंस इन 1987। जो 1987 के बाद जो यूनाइटेड नेशंस में इन्वायरमेंट पर जो रिपोर्ट निकाली गई थी उसे सबमिट किया गया था जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ उसके बाद। ठीक है, मतलब 1987 में। रिपोर्ट कौन सी थी, आवर कॉमन फ्यूचर। तो आवर कॉमन फ्यूचर यही रिपोर्ट जो है सबमिट की गई थी। ये पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन ने 1987 में सबमिट किया था, कौन सी रिपोर्ट थी, आवर कॉमन फ्यूचर। इसी बेस पर क्या निकाला था, क्या सबमिट हुई थी यहाँ पर, रियो अर्थ समिट। ठीक है, रियो अर्थ समिट यहाँ पर 1992 में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कमेटी बैठाई गई थी कि इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग्स को भी यहाँ पर बचाना है। ठीक है, पोल्यूशन जैसे हो गया, ओजोन लेयर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आवर कॉमन फ्यूचर में डिस्कस किया गया। ओके, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इन्वायरमेंट refers to the natural world of land, water, air, plant and animal that exist around it। मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंस रहते हैं एंड इट्स सराउंडिंग, मतलब जो इंटरेक्ट करते हैं विद इट्स सराउंडिंग्स, मतलब चारों तरफ जो उसके प्रेजेंस रहता है वो भी वही क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। द सम टोटल ऑफ कंडीशंस विच सराउंड ह्यूमन बींग्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इन्वायरमेंट की जो डेफिनेशन है वो बता दिया। कोई भी अगर डेफिनेशन यहाँ पर आ जाए, देखो यहाँ पर यूपी पीसीएस जो होता है कैसे पूछता है क्वेश्चन इसको, कि डिफरेंट टाइप के, जैसे इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दे दिया, पहले ये पूछ लिया, सेकेंड ईयर में ये पूछ लिया, थर्ड ईयर में ये पूछ लिया, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप करता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को याद रख के चलना है। ओके, नेक्स्ट है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड कौन सा नहीं है, ये कह रहा है, तो पावर्टी एलिविएशन, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन नहीं है, यहाँ पर पावर्टी ख़त्म करने की बात की जा रही है, ना कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये याद रखिएगा 1986। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा ईजी भी है, क्योंकि बहुत बार इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर preservation and protection of the environment was passed by the government of India in, कब पास किया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 में। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे 1972 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये सारे चीज़ें हैं 1927, और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो ऐसे सारी चीज़ें जो हैं ये ईयर बाय ईयर यहाँ पर
यूपीपी से जो है काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ रखा है। कंपोजिट स्टेट, एक कंपोजिट स्टेट है इन्वायरमेंट का, वो कौन सा है? बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर एंड फिजियोग्राफिक फैक्टर। तो ये 3 फैक्टर है, तीनों फैक्टर को याद रखिएगा। ओके, जो इन्वायरमेंट के कंपोजिट स्टेट, जो कंपोजिट स्टेट हैं इन्वायरमेंट के कौन कौन से हैं? बायोटिक, एबायोटिक या फिर नॉन बायोटिक और फिजियोग्राफिक फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखो, अच्छा मैं ये नहीं बताया, बायोटिक मीन्स लिविंग बींग्स और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग बींग्स, और फिजियोग्राफिक फैक्टर जो मतलब जियोग्राफी से रिलेटेड होती है, फिजियोग्राफिक डिवीज़न। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फिजियोग्राफिक डिवीज़न। ठीक है, और ऑपरेशनल इन्वायरमेंट किसे बोलते हैं? जनरली जो इन्वायरमेंट को क्लासीफाई किया जाता है मेनी कैटेगरीज में। ठीक है, बहुत सारी कैटेगरीज में जब इन्वायरमेंट को क्लासीफाई किया जाता है, जो कि एक पार्ट की कुछ ऐसी कैटेगरी होती है जिसका पार्ट नहीं होती है। कौन सी कैटेगरी? ऑपरेशनल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मैटर जो है इंटर जनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ, क्या कहते हैं उसे? नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मैटर है जो इंटर जनरेशनल सेंसिबिलिटी के लिए होता है। किसमें यूज किया जाता है, किसको यूज किया जाता है? वो टर्म का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हम यूज करते हैं। ओके, ब्लू कार्बन क्या है? देखो, जब ब्लू कार्बन को ओशियन या फिर कोस्टल इकोसिस्टम, ओशियंस और कोस्टल इकोसिस्टम द्वारा कैप्चर किया जाता है कार्बन को, मतलब क्या है? जो हम जैसे बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस से की प्रोसेस से हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्लू कार्बन कैसे बनती है? ओशियन वाटर और कोस्टल इकोसिस्टम में ये चीज़ें जब कैप्चर की जाती हैं। ठीक है, ओशियन मतलब ओशियन के किनारे जब होता है ना, यहाँ पर कोस्टल एरियाज़ में, तो यहाँ पर कार्बन जो है यहाँ पर जमा हो जाता है, तो उसे उस कार्बन को कैप्चर करते हैं इसके मेथड से। कुछ ऐसे मेथड होते हैं, प्रोसेस होते हैं। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ब्लू कार्बन काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये ओशियन और कोस्टल इकोसिस्टम से यहाँ पर कैप्चर किया जाता है। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? देखो, मैंने ये चीज़ बता दिया, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कहा है कि सेविंग एनर्जी, मतलब एनर्जी को सेव करना और दूसरे रिसोर्सेज को भी सेव करना फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, फ्यूचर के लिए या फिर कहें या फ्यूचर जनरेशन के लिए, विदाउट सेक्रीफाइसिंग पीपल्स कंफर्ट इन द प्रेजेंट इन द इज द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी है मिनिमम डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो जितना भी डेवलपमेंट करो उसे अगर डिग्रेडेशन हो रहा है तो कम करना है। ठीक है, बढ़ाना नहीं है। यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, गोल नंबर 6 में जो दिया है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको याद करना है। ठीक है, और जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल किसी न किसी फॉर्म में वो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, तो जैसे SDG 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, और देखो यहाँ पर SDG 10 दिया है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, 14 लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड। तो यहाँ पर स्पेसिफिक ये चीज़ नहीं याद करना है, आपको याद करना है कि 1 2 3 4 5 से लेकर 17 तक, मतलब नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, तो ऐसे करके याद करना है। और क्वालिटी एजुकेशन है ना, जेंडर इक्वालिटी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें ऐसे करके आपको याद करना है। ओके, अमंग जेंडर इक्वालिटी, जीरो हंगर, स्पेस रिसर्च, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाई कौन? ये स्पेस रिसर्च होता है। ठीक है, मतलब क्या है? जेंडर इक्वालिटी, जीरो हंगर, स्पेस रिसर्च, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो टारगेट नहीं करता है, तो अचीव किया जाता है इससे, किससे? जो हमारा स्पेस रिसर्च है, इस चीज़ से हमें यहाँ पर मेजर किया जाता है, या फिर इसी कहें कि इसमें मेजर किया जाता है। ठीक है, डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज़ द इनिशिएटिव ऑफ, जो डिकेड होता है सस्टेनेबल एनर्जी का डिकेड होता है सभी के लिए, वो कौन लॉन्च करता है? ये है यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लॉन्च किया था, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया कौन किया? नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर। और UNDP, ऐसे से बोले UNDP, ठीक है, UNEP, ये सारे जो एजेंसीज़ हैं
यूनाइटेड नेशंस के, वो नीति आयोग के साथ मिलकर काम कर रही हैं। ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये भी याद रखिएगा कि 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। बुक का नाम है साइलेंट स्प्रिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, हमेशा पूछी जाती हैं। जो लिखी गई थी 1962 में, और इसके अंदर क्या है, जो सेट करती है एक टोन को इन्वायरमेंटल मूवमेंट के लिए वर्ल्ड में। ठीक है। तो कौन लिखा था? रैचल कार्सन। ठीक है, रैचल कार्सन ने लिखी थी ये बुक को, इसे याद रखिएगा। एक कंट्री के नेचुरल कैपिटल जो है वो इंक्लूड नहीं है। क्या है वो? रोड्स। जो रोड होती हैं वो नेचुरल कैपिटल, जो कंट्री के नेचुरल कैपिटल को यहाँ पर कंट्री के नेचुरल कैपिटल को इंक्लूड नहीं करता। कौन है? रोड्स। ठीक है। थीम फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022, ये 2022 का नहीं 2024 का है। वो आप यहाँ पर जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तब वहाँ पर देख लेंगे कि कौन सा यहाँ पर थीम था। ठीक है। यहाँ 2022 का दिया है ओनली वन अर्थ। ठीक है। थीम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 का नहीं, हम 2024 का, ये सारी जो है करंट बेस्ड हैं, तो ये हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन, जो रोल होता है, मेन रोल सोलर रेडिएशन वो उसका क्या है? वाटर साइकिल। मतलब पहले क्या करेगा? इवेपोरेट करेगा, देन कंडेंसेशन करेगा। ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जब यहाँ पर क्रिस्टल फॉर्म बनेंगे वाटर के, वेपर के। ठीक है। उसके बाद जो है प्रेसिपिटेट करेगा, जब कोई भी यहाँ पर कोल्ड रीजन और या फिर वार्म करंट जो होती हैं, एयर होती हैं, वो यहाँ पर ऐसा कुछ सिचुएशन क्लाइमेट में बनता है। तो ठीक है, कोल्ड रीजन में तो वहाँ पर क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कब इस्टेब्लिश किया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है नागपुर। ओके। और जो इम्पोर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हैं वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये तो आसानी से आप याद रख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, और डिक्रीजिंग पॉवर्टी, जो पॉजिटिवनेस को दिखाए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ओके। जैसे हाई डेवलपमेंट भी यहाँ पर सस्टेनेबल में नहीं आएगा। ओके। और एक्सप्लाइटेशन भी, जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लाइटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, जो मतलब लिमिट होता है तब तो ठीक है, बट जब बहुत ज़्यादा होता है तब वहाँ पर सस्टेनेबल नहीं लगेगा। ओके। कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी, डेवलप किसने किया? कॉमन कार्बन मेट्रिक, ये याद रखिएगा। ठीक है। असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? यहाँ पर अगर कोई स्टेटमेंट में आ जाए तो ये होगा स्टेबलाइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट का स्टेबलाइजिंग, स्टेबल होना क्वालिटी ऑफ लाइफ का, वहाँ पर डायनामिक्स होगा। ठीक है। जब स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट देखते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यह चीज़ याद रखिएगा। द टाइटल ऑफ द रियो 20 डिक्लेरेशन, देखो रियो 20 का डिक्लेरेशन में जो टाइटल था उसका नाम था फ्यूचर वी वांट। ऐसे आते हैं, कोई भी टाइटल हो जाए ना, कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, कोई भी इंपॉर्टेंट एजेंसीज़ का उसने निकाला, तो उसका जो टाइटल होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी बार पीसीएस पूछ लेता है। ठीक है, स्टेट पीसीएस किसी भी स्टेट का हो। द फर्स्ट अर्थ समिट वाज, जब फर्स्ट सब अर्थ समिट कब हेल्ड हुआ था? रियो डे जेनेरियो 1992 में। ठीक है, ब्राज़ील का जो शहर है रियो। ओके, तो ये याद रखिएगा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये चीज़ याद रखिएगा कि सस्टेनेबल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो सस्टेनेबल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट 1993 में यहाँ पर किया गया था एलिफेंट्स के लिए। ठीक है, जो बायोस्फीयर प्रोग्राम हुआ था ना 1993 में, और यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ था वो 1992 में। ठीक है, और यहाँ पर जो ये हुआ था ना इन्वायरमेंटल का जब कंसेप्ट आया था यहाँ पर, तो यहाँ 1972 में ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई थी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए 1972 में, और यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट 1992 में। और यहाँ पर बात करें कि जो एलिफेंट का प्रोटेक्शन था, ठीक है, बायोस्फीयर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट था, वो जो MAB था ना, मैन एंड एनिमल बायोडाइवर्सिटी,
तो यहाँ 1993 में जो यूनेस्को ने यहाँ पर इसे क्रिएट किया था। ये सारी चीज़ें याद रखना आपको, आपकी ड्यूटी बनती है मतलब एक तरीके से, ठीक है। थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड, जो गैसेस की थिन लेयर होती हैं अर्थ के सराउंडिंग में उसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपको पता ही होगा, ठीक है। क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होती हैं, और एटमॉस्फेयर जो होता है वो मतलब चारों तरफ, जो एक प्लैनेट के चारों तरफ क्या होता है वहाँ पर गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। एयर क्या है, एक मिक्सचर है बहुत सारे एलिमेंट्स का, ओके। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी है, 78% अराउंड, ओके। फॉलोइंग इज कंसिडर टू बी द अप्रॉक्सीमेट ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और नेचुरल बैलेंस इन एटमॉस्फेयर। तो ये सिंपल सी बात है कि एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितना है, 0.03%। तो इतना कम होते हुए भी यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीमेंट है ये थ्रेट बताया जा रहा है। होना भी ज़रूरी है, और ज़्यादा हो गया तब भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, और होती भी है, जो कि यहाँ पर जो समिट वगैरह हो रहे हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रल करना है, एमिशंस को रिड्यूस करना है, ठीक है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट आ गया, रेडॉन की बात कही जा रही है कि जो हीलियम, आर्गन, रेडॉन एंड नियॉन फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन द एयर। कौन सी इनमें से जो नियॉन गैसेस हैं कौन सी प्रेजेंट नहीं है, तो रेडॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर में हाईएस्ट परसेंटेज किसका है, नाइट्रोजन का, 78%, पहले ही पढ़ लिए। इफ़ ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज वैनिश फ्रॉम द अर्थ द गैस विच विल डिक्रीज इज। तो क्या कह रहा है कि अगर सभी प्लांट्स और ट्रीज वो ख़त्म हो जाएं अर्थ से तो क्या होगा, क्या डिक्रीज होगी, भाई ऑक्सीजन नहीं देंगे हमें, ठीक है, यही चीज़ थी, ये फैक्ट्स है कि ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारा जो है सफोकेशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्री। ट्री का फंक्शन कौन नहीं है, एयर पोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर ट्री जो है एयर पोल्यूशन को कैप्चर करते हैं, और जो एयर होती है उसे प्योर करते हैं, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दिया जाए टू कार्बन साइकिल ऑन अर्थ तो क्या होगा, इसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वोल्केनिक एक्शन यहाँ पर होता है। मतलब कह रहा है कि फॉलोइंग ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ, कौन कौन से कार्बन साइकिल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड किया जाता है, तो वो होता है, उसका प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वोल्केनिक एक्शन। तो ये याद रखिएगा, ओके। कौन जो होता है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड नहीं करता कार्बन साइकिल के लिए प्लैनेट अर्थ पर, तो वो है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं, ओके। और प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड। कंसेप्ट ऑफ वेदरिंग रिलेट्स टू, वेदरिंग का कंसेप्ट क्या है, वेदरिंग का कंसेप्ट इरोजन एंड यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, ओके। तो ये वेदरिंग होता है कि मतलब रॉक पार्टिकल्स को यहाँ पर वीक कर देता है, और वीक किसके हीट एंड जो टेम्परेचर प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर एंड टेम्परेचर की हेल्प से यहाँ पर कमज़ोर कर देता है रॉक्स को, तो यहाँ पर वेदरिंग की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो ये किससे रिलेटेड होती है, नेचुरल प्रोसेस, और लीड करता है डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स को, ठीक है, डिकम्पोज कर देता है। इसकी वजह से रॉक का जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता, और ये डिके हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा है। जिनेवा को याद रखिए क्योंकि जिनेवा में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हेडक्वार्टर्स है ऑर्गेनाइजेशंस के या डिफरेंट एजेंसीज के, वो जिनेवा में ही है, ठीक है। जैसे WHO की बात की जाए तो जिनेवा में है, WTO की बात की जाए तो जिनेवा में है, बहुत सारी एजेंसीज़ की यहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा में, ठीक है। और UNEP जैसे यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है, नैरोबी किसकी कैपिटल है, केन्या की, अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। 4th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली वाज हेल्ड, कहाँ हुआ था 4th सेशन, वो नैरोबी केन्या में। तो ये जो है ना 2024 का जो यहाँ पर सेशन कौन सा हो जाएगा, क्या एनुअली होता है या नहीं होता है, तो ये यहाँ पर करंट अफेयर जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, ठीक है। तो ये नैरोबी में 4th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यहाँ पर असेंबली जो सेशन हुआ था
ये हुआ था नैरोबी केन्या में, क्योंकि यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर भी है। ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी बोल सकती है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऐसा कुछ आ जाए, क्योंकि यहाँ पर एक्ट नहीं है, ये एजेंसी है, यूनाइटेड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है। इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स सेंटर ऑन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट इज लोकेटेड इन द इंस्टीट्यूट। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको याद रखें, कोई इसमें ज़्यादा मतलब बताने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है। IIPS मुंबई में यहाँ पर इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है, सेंटर है इसका। ओके। और ये याद रखिए कि जो NEA, ये इसका क्या मतलब होता है, नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। ऐसे ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में दे देंगे, कहेंगे बताओ, और बहुत बार हर बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन कि बताओ ये चीज़ दे दिए, इसका फुल फॉर्म बताओ, तो ये याद रखिएगा। ओके। हेडक्वार्टर्स ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो अम्स्टर्डम। ठीक है, अम्स्टर्डम में है। और इसकी कैपिटल प्लीज़ यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। इको मार्क इज गिवन टू एन इंडियन प्रोडक्ट विच इज, इको मार्क, जो इंडियन प्रोडक्ट में इको मार्क दिया जाता है वो कौन है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। ठीक है। इको मार्क का मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। टू लेबल इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, वही है जो इको मार्क होता है, मतलब इको मार्क का मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2019, ये कब कौन रिलीज करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, नीति आयोग। ठीक है। तो यहाँ स्टेट होल्ड द फर्स्ट पोजीशन, कौन सा इसमें, यहाँ पर 2020, यहाँ 2019 की बात की जा रही। हाँ, हम बात करेंगे 2024 की। ठीक है। तो यहाँ करंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स, क्या है इसका मतलब, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स मतलब है कि लैंड को यूज करना है उसके क्वालिटी बेस पर। ठीक है, कि उसे सस्टेनेबल बेस पर यूज किया जा सके, ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन ना हो सके वहाँ पर। ठीक है, सॉइल का या फिर लैंड का, तो वो होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके। अमंग हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस द ग्रीन हाउस फार्मिंग। तो यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ग्रीन हाउस फार्मिंग कहाँ पर इस्टेब्लिश है, वो है पंजाब में, ये याद रखिएगा। नेचुरल वेजिटेशन इज़ द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड इन अ मॉइस्ट क्लाइमेट। वाटर लविंग प्लांट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पर, मॉइस्ट क्लाइमेट में, क्योंकि वाटर लविंग प्लांट्स जो है मैक्सिमम कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पर ट्रॉपिकल एरियाज होंगे और मॉइस्ट क्लाइमेट होगा। ओके। तो ये दोनों जो है करेक्ट हो जाएंगे, और जो आर है, रीजन है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नेचुरल वेजिटेशन मतलब यहाँ पर असर्शन का। ठीक है, तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ओके। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर हार्मफुल। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों हार्मफुल हैं, किसके लिए, बैलेंस डेवलपमेंट के लिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सारे पॉजिटिव चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज जब एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है किसी चीज़ का, तो वहाँ पर उसका मतलब डिसएडवांटेज होने लगते हैं। ओके। और नेक्स्ट है जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उसका जो NGT एक्ट 2010 बना है, वो इनैक्ट किया गया था कॉन्सोनेंस में। ठीक है, फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन कौन यहाँ पर पार्टिसिपेंट था, राइट टू मतलब कौन कौन से यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट किया गया था, तो राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो अंडर आर्टिकल 21 में ये मेंशन किया गया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और नेक्स्ट है द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल केम इनटू फोर्स। तो यहाँ पर एक्ट बना है 2010 में, तो NGT एक्ट यहाँ पर इन्फोर्स किया गया था 2010 में। और ये भी पूछ सकता है कि जो NGT एक्ट है वो किस कंट्री के इन्फ्लुएंस से बनाया गया था। तो यहाँ पर ये याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया, और पहले बना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, उसके बाद जो है थर्ड कंट्री कौन बना, इंडिया। ठीक है, और ये 2010 में अपना एक्ट बना लिया था, ये याद रखिएगा। ओके। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल
इस्टाब्लिश हुआ 2010 में, बार बार वही पूछ रहा है, ठीक है। ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट इज WM एडम्स। कौन है ग्रीन डेवलपमेंट के ऑथर? तो WM एडम्स हैं, ये याद रखिएगा, ओके। रियो +20 कॉन्फ्रेंस हुआ था और इसमें जो मेंशन किया गया था वो न्यूज़ में था। कौन कौन क्या न्यूज़ में था कि इट इज़ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये याद रखिएगा। रियो 20 में जो 20+ में यहाँ पर सबमिट हुई थी, तो इसका एक टाइटल था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। 1997 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था और वो कहाँ हुआ था? क्योटो में 1997 में। अर्थ समिट +5 वो कहाँ हुआ था? 1997 में। ये अभी पढ़े तो यहाँ क्योटो में अर्थ समिट हुई थी। और यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट्स कुछ दिए हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030। तो टारगेट क्या है? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है कब तक? 2030 तक, ठीक है। और यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो हुए 2008 से 2015 में कितने थे? यहाँ पर 8 गोल थे, ओके। मतलब सॉरी, यहाँ पर 2001 से लेकर 2015 तक थे, ना कि 2008 से, ठीक है। और 8 जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में, मतलब टोटल गोल 8 थे। कौन प्रोपाउंड किया था लिमिट्स टू ग्रोथ कंसेप्ट को? तो क्लब ऑफ रोम, यहाँ पर इन्होंने मतलब प्रोपाउंड किया था या प्रपोज किया था, क्लब ऑफ रोम। असर्शन रीजन फिर से आ गया, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं असर्शन रीजन, और इन्हें जो है बहुत केयरफुली सॉल्व भी करना पड़ता है, ठीक है। ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ SDG टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ आस्पेक्ट। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो यस, इसका करेक्ट, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर। अगर इसे पढ़ो तो इसको पढ़ो तो इसकी जो लैंग्वेज कहाँ से निकल रही है, वो इस यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो ये जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विद रेफरेंस टू द ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मेंबरशिप ऑफ GACSA डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। मतलब GACSA जो है वो कोई ऑब्लिगेशन यहाँ पर बाइंडिंग नहीं यहाँ पर क्रिएट नहीं किया, कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस को, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज जो है ना, वो एक यूनाइटेड नेशंस का मैकेनिज्म है असिस्ट करने के लिए कंट्रीज़ को, मतलब कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए ट्रांजिशन के टूवर्ड्स अ ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज इमर्ज्ड एट। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो डी जेनेरियो में यहाँ पर प्रपोज किया गया था, तो इसे याद रखिएगा, ओके। एजेंडा 21 देखो, एजेंडा 21 और अर्थ समिट जो रियो 20+ है, उसका एजेंडा क्या था? यहाँ पर एजेंडा 21 का पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि इट इज़ ए ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल, ग्लोबल एक्शन प्लान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एजेंडा 21 ऑफ रियो अर्थ समिट 1992 किससे रिलेटेड है? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है, ओके। मेनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो। बहुत सारे जो ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स हैं, ठीक है, वो ग्रो क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज क्या है, मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। मतलब जो उनमें रूट्स होते हैं ना, छोटे छोटे प्लांट्स में जो रूट्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इस वजह से वो जर्म प्लाज्म जो है वहाँ पर जर्मिनेशन नहीं हो पाता उन लोगों, मतलब जर्मिनेशन हो जाता है बट जो रूट्स हैं वो वाइप आउट हो जाती हैं, इसलिए वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते, ओके। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का क्या मतलब है? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब है ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स। मतलब जो इन्वायरमेंट है उसका पूरी तरीके से डिग्रेडेशन हो जाता है, वहाँ पर रहने वाले लोगों या फिर वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एज वेल एज जो ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट हैं, सबका यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ओके। एडवर्स चेंजेस ब्रॉट इन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो बहुत सीवियर चेंजेस होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा, ठीक है, वो भी होता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो देखो ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
दोनों को याद रखना, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कोई भी यहाँ पर स्टेटमेंट, बहुत सारे हर साल क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि इनमें से बोलता है कि कौन है बताओ यहाँ पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की डेफिनेशन। तो ये तीनों में से कोई भी आ जाए तो उसे को यहाँ पर लगा देना, ओके। द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब जो प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस से रिलेटेड कौन सी चीज़ें हैं, जैसे फॉरेस्ट पॉलिसी हो गई, ठीक है। इन्वायरमेंट जो पॉजिटिव चीज़ों के लिए, मतलब इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव चीज़ें हों, वो होती हैं यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाए, एक एजुकेशनल पॉलिसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है, 1986 में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको याद होनी ज़रूरी है। याद होनी ज़रूरी नहीं है, बट अगर कोई पॉजिटिविटी दिखाए इन्वायरमेंट के प्रति, ठीक है, तो वो चीज़ें करेक्ट रहेंगी। कंसर्निंग ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो यहाँ पर कौन, यहाँ पर इसे जो इसका फंड है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी किसके, मतलब उसके उसमें है बैंकिंग का जो, मतलब इसका जो फंड है वो किसके पास रहता है, वो है वर्ल्ड बैंक के पास। ये याद रखना, ठीक है। वर्ल्ड बैंक यहाँ पर इसे रेगुलेट करता है फंड को। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के जो कंसर्न है वो कौन सा स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट दिया होगा किसी भी, मतलब जैसे आ गया था, तो यहाँ कौन सा होगा, इट सर्व्स एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब CBD और UNFCCC इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो फंड होता है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म होता है, ये इसको सर्व करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। प्लाचीमादा विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ फॉर इमेंस डैमेज टू इट्स इन्वायरमेंट लाइज इन। तो यहाँ पर जब उस समय न्यूज़ में रहा होगा, इसलिए यहाँ पर पूछ लिया केरला को। अब जो भी करंट अफेयर्स जो होंगे वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे कौन सा न्यूज़ में है, कौन सा नहीं न्यूज़ में है। तो हमें ये पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये दोबारा नहीं आ सकता और ना ही आएगा। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसे क्या भी और क्या बोला जाता है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन मीन्स, क्यों अम्ब्रेला इसे बोला गया, क्योंकि सारे एक्ट को यहाँ पर ओवरटेक करके इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में ये जो एक्ट है ये काफ़ी इफेक्टिव है और सारे जो अदर एक्ट्स हैं उन्हें टैकल करके आगे निकल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि इसे बोलते हैं अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, क्योंकि इन्वायरमेंट का जो प्रोटेक्शन है वो इसी एक्ट के अंडर में सेव किया गया है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कौन कॉन्स्टिट्यूट किया गया, किस एक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ये देखो, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और या अदर एक्ट्स के तहत अंडर में यहाँ पर नहीं कॉन्स्टिट्यूट की गई जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। जो आपने पढ़ा होगा GM क्रॉप्स, ठीक है, मतलब जेनेटिक ये GM क्रॉप्स जो हैं पैदा होती हैं, ठीक है, जीन जो मैकेनिज्म्स होते हैं उसकी हेल्प से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है वो किसके अंडर में आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री भी पूछ सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ नॉट टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर मिनिस्ट्री या फिर फर्टिलाइजर का बता दें वहाँ भी नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, CC, ठीक है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंडर में ये बॉडी आती है, ओके। तो ये याद रखना। और किस एक्ट के अंदर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, देखो यहाँ पर अगर देखें ना तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ये UPSC में भी पूछा गया था पिछली बार 2022 में, ठीक है। तो यहाँ पर 2022 में या 23 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, ओके। With reference to the circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assumes significance. The following facts fall under the conservation agriculture. देखो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ सर्कमस्टांसेस इंडियन एग्रीकल्चर में, उनके रेफरेंस में क्या है कि जो कंसेप्ट है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर,
एज्यूम करता है सिग्निफिकेंस टर्म्स को, तो फॉलोइंग जो फैक्ट्स हैं उसके फॉल अंडर द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से जो फैक्ट्स हैं वो इसके अंडर में आते हैं। तो कौन सा है, अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज, ये याद रखना, टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज, टिलेज का क्या मतलब है, यहाँ पर टिल करना या फिर जोतना ना, प्लो करना, जैसे हिंदी भाषा में बोलते हैं जोतना, है ना। तो टिलेज ज़्यादा नहीं करना है और यहाँ पर ज़्यादा चीज़ों को बोना नहीं है, ठीक है। यूजिंग क्रॉप रेजिड्यूज टू कवर द सॉइल सरफेस, मतलब क्रॉप रेजिड्यू यहाँ पर जैसे कि ना पराली वगैरह होते हैं, आपने सुना होगा कि स्टबल बर्निंग करते हैं ना हरियाणा और पंजाब में, यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। तो सॉइल सरफेस को कवर नहीं करना है, यहाँ ओपन रहना है उसे, ठीक है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर में ये चीज़ आता है, ठीक है। एडॉप्टिंग यहाँ पर नहीं, ये कह रहा ना यूजिंग क्रॉप रेजिड्यूज टू कवर द सॉइल सरफेस, ये आता है इसके अंदर में कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर में, ठीक। कंजर्वेशन करना है एग्रीकल्चर को। एडॉप्टिंग स्पेशियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग और क्रॉप रोटेशन, तो एडॉप्ट करना है स्पेशियल और टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग को या फिर क्रॉप रोटेशंस को, ओके। ये भी हमें पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर ये भी आता है, ओके। और एज ए रिजल्ट ऑफ दियर एनुअल सर्वे, मतलब एनुअल सर्वे के अगर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ का नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी जो है और एक इंटरनेशनल पोलिंग फर्म है ग्लोबल स्कैन उसका नाम है, वो दिया था इंडिया टॉप रैंक इन ग्रीन इंडेक्स 2019 स्कोर में। तो ये स्कोर क्या करता है कि एक मेजर ऑफ इन्वायरमेंटली, ये मतलब किस फील्ड में वर्क करता है, तो ये फील्ड दिया है यहाँ पर, ठीक है। अ मेजर ऑफ इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर इन डिफरेंट कंट्रीज़, तो ये यहाँ पर याद रखना, याद तो नहीं होगा खैर, बट यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके चलना है, ठीक है। बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर एनवायरनमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग नहीं होना है, मिक्स्ड क्रॉपिंग होना है। ऑर्गेनिक मैन्योर भी यहाँ पर यूज करना है। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स को यहाँ पर लगाना है, ठीक है, प्लांटिंग करना है। और पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटीज़ यहाँ पर बहुत सारे मतलब यूज़ करना है। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटीज़ को यहाँ पर कोई एक ही वैरायटी को यूज नहीं करना है, ठीक है। असर्शन रीजन फिर से आ गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया इज अ केस ऑफ एन अर्बनाइज्ड कंट्री, इंडिया जो है एक केस है ओवर अर्बनाइज्ड कंट्री। क्या ओवर अर्बनाइज्ड है आपको पता है, यहाँ पर मोर देन जो है 5 लाख या फिर बोले 6 लाख जो है वो विलेजेस हैं। यहाँ पर विलेज की जो नंबर है वो काफ़ी है और विलेज की जो जनसंख्या आज भी यहाँ पर मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है वो रहती है कहाँ पर, गाँव में। यहाँ पर ओवर अर्बनाइज्ड कंट्री नहीं है इंडिया, तो यहाँ पर असर्शन जो होगा ये फॉल्स हो जाएगा, ओके। मोस्ट ऑफ द लार्ज सिटीज़ इन इंडिया डू नॉट हैव एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज़ में आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर पॉजिटिवनेस भी दिखाना है, ठीक है, पॉजिटिवनेस दिखाना है, यहाँ पर निगेटिविटी नहीं दिखाना कि गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज़ थोड़ा कर सकते हो, बट यहाँ पर ये चीज़ें यूपीएससी या फिर पीसीएस की बात करें तो गवर्नमेंट को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हुए नहीं देखा जाता है, तो इसलिए ये जो है करेक्ट हो जाएगा और पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ओके। इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग का इन्वेस्टिगेटर कौन है, वो मासानोबु फुकुओका, ये है शायद जापानीज़ है, ठीक है। तो इन्होंने नेचुरल फार्मिंग के इन्वेस्टिगेट किया था नेचुरल फार्मिंग का। ग्रीन वाशिंग, आपने ग्रीन वाशिंग पढ़ा होगा ना, ये ग्रीन वाशिंग क्या है, देखो यहाँ पर इसी में समझो कि जो मतलब इंडस्ट्रीज़ या फिर कंट्रीज़ डेवलपमेंट कर रही है और ग्रीन जो उनके इन्वायरमेंट है वो क्लेम कर रही है कि हम जो है ग्रीन इन्वायरमेंट के लिए फोकस कर रहे हैं, बट यहाँ पर देखा जाए तो वो जो है क्या करती है, फंड को मतलब दूसरी जगह लगाते हैं, ना कि इन्वायरमेंट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है ग्रीन वाशिंग, मतलब क्या है, ये एक मतलब आपने पढ़ा होगा, एक मुहावरा है कि आँख में धूल झोंकना, ठीक है। तो ये है ग्रीन आर्मी
फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन वॉज इंट्रोड्यूस बाय दिस कंट्री। तो ग्रीन आर्मी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था, वो कौन सा कंट्री है? वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ड्यूरिंग द mid-80s decade of 20th century, the negative aspects of development were discussed at large, among which of the following was not such important। कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं? पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर इन्वायरमेंट कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं आती, जो 20th सेंचुरी के डिकेड 80s के समय यहाँ पर डिस्कस की जा रही। द निगेटिव आस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट वाज डिस्कस्ड एट लार्ज। ठीक है। कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं था? पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट। असर्शन रीजन आ गए। पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब कह रहा पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो ज़रूरी है मेंटेन रखने के लिए कंट्री के इन्वायरमेंट को। तो ये करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन जब मेंटेन रहेगी, बैलेंस रहेगी, तो इन्वायरमेंट भी यहाँ पर बैलेंस दिखेगा। ये पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई तो जो कंजर्वेशन का या फिर कंज्यूमर है वो मतलब ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। कंज्यूमरिज्म भी बढ़ जाएगा यहाँ पर, और इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब पोल्यूशन का जो इंक्रीमेंट है वो भी देखने को मिलेगा। ओके। और जो रीजन की बात करें, ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन द इन्वायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन्ड। क्या पॉपुलेशन के बढ़ने पर इन्वायरमेंटल जो मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंट बैलेंस हो सकता है? नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है कि बेस्ड ऑन द ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एंड डेटा प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एट रीजनल लेवल, द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट्स एन एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट। तो ये करेक्ट है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल अभी तो हैं एंटोनियो गुतेरेस, इन्होंने यहाँ पर ये लॉन्च किया था। ठीक है। और प्रेजेंट किया था एक एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट को। तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रोड्यूस किया गया है इन्फॉर्म करने के लिए क्वाड्रेनियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये रिव्यू किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, रिव्यू करती है एवरी वंस, मतलब 4 ईयर में एक बार यहाँ पर ये प्रोड्यूस करती है। ओके। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। 4 ईयर ये याद रखिएगा। ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ओके। अब देखो इन्वायरमेंट हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम पढ़ते हैं इकोलॉजी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इकोलॉजी होती क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। तो ये याद रखिएगा कि इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बींग्स एंड इट्स इन्वायरमेंट। ओके। टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय एजी टैंसले। एजी टैंसले को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे भी गए हैं ये। ठीक है। तो इकोलॉजी का जो इकोसिस्टम को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है एजी टैंसले। ओके। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम। तो कौन सा इकोसिस्टम के रिगार्डिंग यहाँ पर ट्रू नहीं है? तो इट इज़ अ क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम इकोसिस्टम नहीं हो सकता। ओके। फॉलोइंग 4 कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट एन इकोसिस्टम। 4 जो फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो इकोसिस्टम को मेंटेन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कौन कौन से? बायोटिक, एबायोटिक, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। मतलब क्या है? एबायोटिक्स, ठीक है, नॉन लिविंग बींग्स। प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स। कंज्यूमर्स जो कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टाइनी एनिमल्स होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिके कर देते हैं चीज़ों को। ठीक है। जब प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, प्रेडेटर्स हो या फिर टॉप कार्निवोर्स हो, उन्हें डिके कर देते हैं। ठीक है। ख़त्म कर देते हैं खा के। द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम का बेस्ट टर्म कौन सा हो सकता है? यहाँ पर दिया है, ये आप याद रखना। ठीक है। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। मतलब जहाँ वो रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, उसका जो इन्वायरमेंट है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, तो उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है? मतलब कोई जैसे राइस फील्ड आ जाए, तो राइस फील्ड क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। बहुत ईजी तरीके से लगा सकते हो। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द इन्वायरमेंट इन अ गिवन एरिया। क्या कहते हैं उसे? मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नंबर्स सपोर्ट किए जाते हैं इन्वायरमेंट के द्वारा एक दिए हुए एरिया में, तो उसे बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी कितनी है फॉरेस्ट की, या फिर कहें कि उस एरिया की,
वहाँ पर कितने ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, कितने ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते, या फिर प्लांट्स कितने लगाए जा सकते हैं, इसे बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। वहाँ मतलब सहने की क्षमता, ये बोल सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से जो टर्म्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट आल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये है इकोलॉजिकल नीश। मतलब इकोलॉजिकल नीश में क्या है, एक इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर, एक ही हैबिटाट में वो अपने सारे मतलब वर्क को कर लेता है, उसे बोलते हैं इकोलॉजिकल नीश। ठीक है, एक्चुअल लोकेशन या फिर प्लेस जहाँ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं अपना निवास स्थान में, तो उसे बोलते हैं हैबिटाट। ये चीज़ आप बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं और यहाँ पर ज़्यादा इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से जो इकोसिस्टम्स हैं वो कवर होते हैं लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, उन्हें बोलते हैं किससे। ठीक है, तो नेक्स्ट है द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, उसे बोलते हैं मरीन इकोसिस्टम, जो लार्जेस्ट एरिया को कवर करता है। और लार्जेस्ट इकोसिस्टम को कवर करता है वर्ल्ड में, तो उसे बोलते हैं ओशियन। कौन सा एरिया लार्जेस्ट कवर करता है, ओशियन। काफ़ी ज़्यादा इजी भी है ये टर्म, आप बहुत ईजी तरीके से नहीं लगा सकते हैं। अमंग कटिंग फॉरेस्ट, अफोरेस्टेशन, रेन वाटर मैनेजमेंट एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, कटिंग फॉरेस्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, और मेन काजेज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, कौन सा मेन कॉज क्या है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के, डिफोरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। यहाँ पर जो हैबिटाट डिफोरेस्टेशन या फिर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की बात की जा रही, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, फिर एक बार क्वेश्चन पूछेगा ये। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखेंगे तो वहाँ बहुत बार पूछा गया है डिफोरेस्टेशन या फिर हैबिटाट डिग्रेडेशन। ठीक है, लॉस ऑफ हैबिटाट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं बहुत बार। लंबरिंग के बीच अगर देखा जाए सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव एंड अफोरेस्टेशन, फॉलोइंग एक्ट डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये जो एक्ट हैं, काम है, वो डिस्टर्ब करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को, तो इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं लंबरिंग। ठीक है, और आपने देखा होगा कि ओमनिवोरस, ठीक है, एक होते हैं प्रोड्यूसर्स, एक होते हैं कंज्यूमर, एक होते हैं कार्निवोर, ठीक है, टॉप कार्निवोर, और एक होते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस क्या होते हैं, जो प्लांट्स एज वेल एज एनिमल दोनों को यहाँ पर क्या करते हैं, मीट एंड जो वेजिटेशन और नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं ओमनिवोरस। ठीक है, मतलब हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय ओमनिवोरस। ठीक है, जो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल होते हैं। ट्रॉपिक लेवल्स आर फॉर्म्ड, किसके द्वारा फॉर्म होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, लिंक्ड इन फूड चेन। मतलब एक प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, जो यहाँ पर कंज्यूमर होंगे, जैसे कैटल होते हैं, ठीक है, बुफैलो होते हैं, वो खाती हैं प्लांट्स को। और कैटल को कौन खाता है, यहाँ पर जैसे बाघ होता है, ठीक है, टॉप कार्निवोर्स। ओके, बाघ को कौन खा लेता है, जैसे यहाँ पर हाइनाज वगैरह होते हैं, ये खा लेते हैं। ठीक है, हाइना को कौन खा लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो डिकेड जो छोटे टाइनी एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एयर, प्लांट, बैक्टीरिया और एनिमल्स के बीच फॉलोइंग इज नॉट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो कौन सा बायोटिक नहीं है, जो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, एयर, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम की क्या है, वो है सोलर एनर्जी, जो हमें सन से मिलती है। कंसर्निंग फूड चेन्स इन इकोसिस्टम्स, फूड चेन इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स का कौन सा प्रकार है जिसे डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म के नाम से बोलते हैं, तो वो है बैक्टीरिया और फंगाई। ठीक है, और आंट्स, डियर, फॉक्स एंड टाइगर। निम्नलिखित में से प्राइमरी कंज्यूमर्स, अब प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे, जो मतलब जैसे डियर है वो कंज्यूम करेगा प्लांट्स को, तो डियर ही हो जाएगा। ठीक है, आंट्स भी यहाँ पर आंट को भी बोल सकते हैं, आंट और डियर। फूड चेन में मैन कहाँ पर रखा जाता है, ये है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर भी है क्योंकि ओमनिवोरस है। ठीक है, दोनों चीज़ खा लेता है। 10% लॉ किससे रिलेटेड होती है, जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, कहाँ से, वन ट्रॉपिक लेवल टू दी अदर ट्रॉपिक लेवल, तो ओनली एंड ओनली 10% जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ना कि 100%। ठीक है, असर्शन रीजन आ गया, इंडिया इज अ केस ऑफ एन ओवर अर्बनाइज्ड कंट्री। फिर से वही चीज़ आ गया, तो यहाँ पर ये काट देते हैं,
यहाँ पर फिर से क्वेश्चन वही रिपीट किया है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर नेचुरल फार्मिंग, अच्छा मासानोबु फुकुओका, यहाँ पर ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग, अच्छा ये क्या है, बार बार वही चीज़ क्यों दे रहा है, हम तो ये पढ़ चुके ना, अच्छा ठीक है, ये है यहाँ पर। इन द मरीन इन्वायरमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर, मरीन इन्वायरमेंट में मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है, वो है फाइटोप्लैंक्टन। देखो फाइटोप्लैंक्टन क्या है, बहुत टाइनी एनिमल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, मतलब प्लांट्स भी बोल सकते हैं इन्हें, प्लांट्स में मतलब यहाँ पर बैठे होते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, और इन्हें क्या कौन खाता है, इन्हें खाते हैं जू प्लांक्टन, ठीक है। जू प्लांक्टन जैसे फिश वगैरह होती हैं ये खा लेती हैं, ठीक है। तो सबसे प्राइमरी जो प्रोड्यूसर हो गए वो है फाइटोप्लैंक्टन, ओके। अमंग द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर आर, तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट, आपको ये ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन आते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ओके। ट्रू अबाउट इकोसिस्टम के रिगार्डिंग अगर बात करें कि प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, यहाँ प्रोड्यूसर जो हैं वो मोर यहाँ पर नंबर में होते हैं देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, जैसे कैटल वगैरह हो गया, प्लांट्स वगैरह हो गए, मैन हो गए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर की बात की जाए तो। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर ऑफ एन इकोसिस्टम, ये तो है, ठीक है। और करेक्ट ऑर्डर फूड चेन का क्या है, ग्रास यहाँ पर, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास ऑपर, और ग्रास ऑपर का कौन खाएगा, फ्रॉग कौन खाएगा, स्नेक। तो ये यहाँ पर सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। कंपोनेंट है कॉन्स्टिट्यूट फूड चेन के, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, मतलब एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे पर नहीं, मतलब ये ग्रास को कौन खाएगा, गोट को कौन खाता है, ह्यूमन, ठीक है। तो ये यहाँ पर फूड चेन की बात की जा रही है। एनर्जी का जो पिरामिड है एनी इकोसिस्टम में कैसे होता, ऑलवेज अपराइट, वो कभी मतलब रिवर्स में नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रखिएगा, ओके। बायोमास पिरामिड में जैसे बोले तो वो इन्वर्टेड होता है, कौन सा टाइप का है, मतलब जैसे कि ये बोला जाए कि पॉन्ड जैसे होता है, मरीन इन्वायरमेंट होता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में, एक्वाटिक लाइफ में होता है, तो ये जो है इन्वर्टेड मतलब पिरामिड होता है, बायोमास पिरामिड। जैसे मान लो कि फिशेज, बहुत सारी फिशेज हो गई, उसके ऊपर जो होती है वो इन्वर्टेड में क्या होता है, मतलब सिंपल से समझो, ये यहाँ पर बायोमास पिरामिड है, ठीक है। ऊपर क्या है, ऊपर एक छोटा मतलब बहुत बड़ी मछली है, ठीक है, उसके यहाँ पर बहुत छोटे छोटे मछली, यहाँ पर जो मतलब एक पेड़ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ट्री, बहुत बड़ा ट्री है, उसके बाद यहाँ पर जो ग्रासेस वगैरह मिलती हैं, तो यहाँ पर ये है इन्वर्टेड जो पिरामिड है, ये इनके नंबर को यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। तो ये कौन कौन से हैं, पॉन्ड, मरीन, एक्वाटिक, ठीक है। तो यहाँ पर एक्वाटिक होंगे, ठीक है, एक्वाटिक जैसे यहाँ पर एक बड़ी फिश, लार्ज फिश, यहाँ पर स्मॉल फिश, यहाँ पर उससे स्मॉल फिश, तो ये एक्वाटिक में या फिर पॉन्ड में, मरीन में पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रास हॉपर, टोड, स्नेक और कैटल के बीच अगर डिफरेंस देखा जाए तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी, ठीक है। डीडीटी एक क्या है, जो मतलब ग्रीन हाउस यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि एक प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो डीडीटी वंस इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोसिस्टम, तो डीडीटी को हाईएस्ट कंसंट्रेशन डीडीटी के किसके पास होता है, कौन से जानवर के पास, तो यहाँ पर स्नेक के पास ज़्यादा होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, ये क्या होता है, डिक्रीजेस। अमाउंट ऑफ एनर्जी वन ट्रॉपिक लेवल मतलब 100% पहले होगी, देन उसकी 10% आएगी तो 10% बचेगी, देन उसके बाद क्या आएगी 1% बचेगी, 1% से 0.1%, देन 0.001%, ऐसे करके यहाँ पर सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी, द फॉलोइंग ट्री इज कंसिडर टू बी एन इन्वायरमेंटल हजार्ड, यूकैलिप्टस, जो फॉलोइंग निम्नलिखित में से ट्री जो है कंसिडर किए जाते हैं इन्वायरमेंटल हजार्ड में, इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी है, मतलब सही नहीं है क्योंकि ये पानी जो है बहुत ज़्यादा खींचते हैं, तो इनका नाम है यूकैलिप्टस, ओके, ये याद रखिएगा। लेंटिक हैबिटाट, अब लेंटिक और लॉटिक, देखो यहाँ पर मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ, एक होता है लॉटिक और एक होता है लेंटिक, ठीक है, एक होता है लॉटिक, एक होता है लेंटिक। देखो यहाँ पर ये याद रखिए कि जो लॉटिक और लेंटिक, ठीक है। देखो यहाँ पर ओ आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है, ठीक है, तो ओ का मतलब मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट, और ई का मतलब क्या है,
यहाँ पर ई का मतलब स्टेबल, या फिर समझ लीजिए यहाँ पर जो स्टिल वाटर, ठीक है। जो ई का मतलब है यहाँ पर स्टिल, और यहाँ ओ है वो मूविंग, ठीक है। मूविंग में ओ आता है ना, मूविंग में ओ आता है, तो इसका मतलब है मूविंग वाटर, जो मूविंग बॉडीज़ है वहाँ पर लोटिक फॉर्म में होता है बिटाट, और लेंटिक फॉर्म में जहाँ पर स्टिल वाटर होता है, शांत वाटर होता है, तो जैसे पॉन्ड हो गया, स्वाम्प हो गए, ठीक है। यहाँ पर जो मूविंग वाटर नहीं होता, स्टिल वाटर होता है, शांत वाटर होता है। इकोटोन, इकोटोन देखो सिंपल से समझो कि जैसे मान लो कि ये दो मतलब इकोसिस्टम है, एक पॉन्ड है और उसके सराउंडिंग क्या है, उसके आसपास क्या है, एक लैंड है। तो इन दोनों का जो ट्रांजिशन बनता है ना, दो या दो से दो दो मतलब इकोसिस्टम के बीच एक ट्रांजिशन बनता है, इसी ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं, मतलब इकोटोन, ठीक है। मतलब जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज़, इसे बोलते हैं इकोटोन। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, ओशियन या फिर मरीन इन्वायरमेंट, ये जो है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड एंड रेन फॉरेस्ट, द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम, तो क्रॉपलैंड होता है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से स्टेटमेंट को देखते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स, देखो ये स्टेटमेंट हैं जो कि सारे करेक्ट हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स, ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर, यस करेक्ट है। मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, देखो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहाँ पर कोरल रीफ्स का 1/3% यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत बड़ा, सबसे बड़ी जो रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। कोरल रीफ्स होस्ट फॉर मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला दैन दोज हॉस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो कोरल रीफ्स होस्ट करते हैं मोर नंबर ऑफ एनिमल, तो उन्हें क्या है, फाइला उन्हें बोलते हैं, ठीक है। दैन दोज हॉस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो जो कोरल रीफ है वो उसमें मतलब मोर नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं कंपेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ये फैक्ट है, याद रखिएगा, ओके। हाइड्रोस्फीयर, बायोम, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, इनके बीच लार्जेस्ट इकोसिस्टम अर्थ में कौन सा है, तो वो है बायोस्फीयर, क्योंकि बायोस्फीयर किससे मिला के बनता है, वो सभी चीज़ों से मिला के, इन सभी से मिला के बनता है एक बायोस्फीयर, ठीक है। साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम, एलिमेंट्स का जो इकोसिस्टम का, ये इकोसिस्टम में जो एलिमेंट्स हैं उनके साइक्लिंग को क्या कहते हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायो जियोकेमिकल साइकिल में कम से कम 3 से 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उनके फिर स्टडी करते हैं उन्हें कैसे कैसे उनके बायो जियोकेमिकल साइकिल यहाँ पर शो किया जाता है, ठीक है। तो बायो मीन्स बायोलॉजी या फिर लिविंग बींग्स, और जियो मीन्स अर्थ, और केमिकल मीन्स आप जानते हो, ठीक है, उनका केमिकल कैसे फॉर्म होता है, रिएक्शन कैसे होता है इन्वायरमेंट के साथ, उनका मतलब इंटरेक्शन कैसे होता है, और एटमॉस्फेयर में वो कैसे सर्वाइव करते हैं, ठीक है, कैसे कैसे होते हैं। जैसे फास्फोरस साइकिल हो गया, ठीक है, और नाइट्रोजन साइकिल हो गया, तो ये क्या है, बायो जियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। और यहाँ पर जो केमिकल साइकिल है, ठीक है, तो उन्हें भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, ओके। इन केस ऑफ फॉलोइंग बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल, देखो फास्फोरस साइकिल है ना, फास्फोरस साइकिल में क्या है, रॉक में फास्फोरस होता है, और जैसे यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है, रॉक के जो फास्फोरस प्रेजेंस है वो क्या होती है, फ्लो करती है, फ्लो करते करते यहाँ पर मतलब नदी या फिर बोले कि ओशियन, ठीक है, सीज, यहाँ पर फास्फोरस की मतलब वो चला जाता है, फिर से वो जब रॉक बनता है तो फिर से वो जो है ऐसे ही करके सर्कुलेट होता रहता है, तो साइकिल बन जाता है, ठीक है। तो ये बायो जियोकेमिकल साइकिल में आता है। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, तो जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स के जो मूवमेंट हैं किसके थ्रू, वेरियस कंपोनेंट्स के थ्रू इकोसिस्टम के, तो उसे क्या बोलते हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल, वही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। कौन सा इकोलॉजिकल बैलेंस से रिलेटेड नहीं है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, कोई भी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है क्या बायो इकोलॉजिकल बैलेंस से रिलेटेड है, बैलेंस बनाता है, नहीं। इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, ये स्लोगन है किसका, चिपको मूवमेंट का, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू प्लांट कंजर्वेशन, जैसे हक कर लिए थे ना वहाँ के जो फीमेल हैं, मेल हैं, सारे हक कर लिए थे चिपको मूवमेंट में,
ठीक है। स्टेटमेंट जो इकोसिस्टम के रिगार्डिंग हैं वो करेक्ट स्टेटमेंट दिए गए हैं। टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज बाय A.G. टांसले, ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस करते हैं अपने फूड को स्वयं प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स, मीन्स प्लांट्स जो है खुद के फूड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के ऑर्डर कौन कौन से हैं? जैसे कौन सा होगा डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी? मतलब मैंग्रोव्स में प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद ग्रासलैंड, उसके बाद लेक्स, उसके बाद ओशियन। यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कंसर्निंग फूड चेन्स इन इकोसिस्टम्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फूड चेन के बारे में बात कर रहा है कि एक फूड चेन इलस्ट्रेट करता है, बताता है कि जो ऑर्डर है जिसमें एक चेन होती है ऑर्गेनिजम्स की, फीड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो उसे बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। एक स्टेटमेंट जो करेक्ट बता रहा है कि एनर्जी फ्लो जो होती है बायोस्फेरिक इकोसिस्टम में, एनर्जी जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। कि यूनिडायरेक्शनल में क्या है? रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब 10% का कंसेप्ट यहाँ याद रखिएगा, 10% का ही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, ठीक है। और वो रिवर्स फॉर्म में नहीं होती है, वो केवल और केवल अपराइट होती है, यूनिडायरेक्शन, एक डायरेक्शन में चलती है, ना कि रिवर्स होती है, ठीक है। टर्म डीप इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज यूज बाई, डीप इकोलॉजी कौन यूज़ किया था? अर्न नाइस ने, ये भी याद रखना, अर्न नाइस ने यहाँ पर डीप इकोलॉजी का कंसेप्ट दिया था। कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीश कौन दिया था? ग्रिनेल ने। इकोलॉजिकल नीश का कंसेप्ट कौन दिया था? ग्रिनेल। मेजरमेंट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इन्होंने क्या है ये? ग्लोबल हेक्टेयर्स। मतलब मेजरमेंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मेजरमेंट किया जाता है, उसका यूनिट क्या है? ग्लोबल हेक्टेयर्स, ये याद रखना, ठीक है। मिनिमम एरिया ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। तो ये है, इट इज़ अ मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 एमिशन इन अ गिवन ईयर, ठीक है, तो ये याद रखना। निम्नलिखित जो लिस्ट हैं इनके रिगार्डिंग बात कर रहा है कि इकोलॉजिकल कंसर्न्स और ईयर कौन से में हुआ था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कब हुआ था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया गया 1972 का, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलप, या फिर इसे बोलते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1980 का है। तो ये जो है ये याद रखना, ठीक है। और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यहाँ पर 2006 है, ठीक है। और जो ये है ना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 का है ना, 1927 का, ये याद रखना, ठीक है। और कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिया है कि मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग, प्रिजर्विंग एंड कल्चरल न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, क्रॉप पॉलिनेशन, सॉइल फॉर्मेशन एंड रिटेंशन एक्सेट्रा आर सपोर्टिंग सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज जो है सपोर्ट करती हैं, ठीक है। फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ फूड चेन। कौन सा फूड चेन को के सीक्वेंस को करेक्ट कर रहा है? तो पहले आता है डाइटम्स। डाइटम्स को कौन खाते हैं? क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस कौन खाते हैं? हेरिंग्स, ठीक है। और ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी याद रखना, ठीक है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स किसे बोलते हैं? ये एक सिनोनिमस इकोलॉजी के सिनोनिमस होता है बायोनोमिक्स। बायो मीन्स लिविंग बीइंग, ठीक है। नॉमिक्स मीन्स इकोनॉमी, वो इकोनॉमिक्स से मिलकर बनता है। और ये स्ट्रेस करता है वैल्यू ऑफ नेचुरल सिस्टम विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन सिस्टम्स। मतलब नेचुरल सिस्टम की वैल्यू को इन्हेंस करता है और इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन सिस्टम में, ठीक है। अमंग इकोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन एंड थर्मोक्लाइन, इनमें से कौन सा एक ग्रेडियंट है डेंसिटी ग्रेडियंट? सबसे पहला डेंसिटी ग्रेडियंट, वाटर सिस्टम का डेंसिटी ग्रेडियंट कौन शो करता है? तो पिक्नोक्लाइन यहाँ पर डेंसिटी शो करती है, ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ वाटर सिस्टम का। डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स, डेजर्ट ड्वेलिंग एनिमल्स किसे बोलते हैं? जीरो कोल एनिमल्स। इन्हें जीरो देखो, डेजर्ट में क्या पाया जाता है? साल्टी पाया जाता है, सही, ठीक है, साल्ट पाया जाता है। और जीरो मीन्स क्या होता है? या मतलब साल्ट का
जो केमिकल नेम है वो किसे डिफाइन करता है, बायोलॉजिकल नेम किसे डिफाइन करता है, ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स सॉल्ट, तो जीरो कॉल एनिमल्स, ठीक है, जीरो कॉल एनिमल्स हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी मरीन अपवेलिंग जोन्स आर इंपॉर्टेंट एज दे इंक्रीज द मरीन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग द न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस। मतलब इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी कंटेक्स्ट में मरीन अपवेलिंग जोन, देखो अपवेलिंग और डाउनवेलिंग, अपवेलिंग क्या होते हैं, जब कोई करंट ऊपर चल रही होती है और वो नीचे जाती है, ठीक है, वाटर बॉडी मतलब वाटर जो है नीचे जाता है तो उसे डाउनवेलिंग बोलते हैं। और किसी भी एक सिचुएशन में वाटर नीचे से ऊपर जाता है तो उसे बोलते हैं अपवेलिंग, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज करते हैं मरीन प्रोडक्टिविटी को, तो न्यूट्रिएंट्स द सरफेस, मतलब सरफेस में क्या आते हैं, मतलब अपवेलिंग होता है तो यहाँ पर होता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं सरफेस पर आते हैं, ठीक है। जैसे फिशिंग जोन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कोस्टल एरिया आप देखोगे ना, पेरू जो वहाँ पर जो पेरूवियन करंट फ्लो होती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स आते हैं ऊपर और वहाँ फिशिंग ग्राउंड बनाते हैं उसको, ठीक है। कंसर्निंग इको सेंसिटिव जोन्स, इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में बात कर रहा है, ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इको सेंसिटिव जोन्स आर द एरियाज दैट आर डिक्लेयर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये करेक्ट हो जाएगा, नहीं, ये जो है नहीं करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन्स जो है वो किसके अंडर में आता है, इको सेंसिटिव जोन नॉट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन यहाँ पर बोल रहा ना, तो ये क्या किस पर आएगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, ये याद रखना, ऐसे ही मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर रोल प्ले नहीं करेगा, ठीक है। पर्पज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन्स इज अ प्रोहिबिट ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, सभी काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज के प्रोहिबिट कर देंगे, नहीं, यहाँ पर ऐसा होगा कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ को अलाउ करते हैं, अदरवाइज अदर जैसे एग्रीकल्चर ही नहीं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जैसे साइंटिफिक रिसर्च हो गई, ठीक है, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें परमिट होती है इको सेंसिटिव जोन्स में, ओके। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर दिया है, ठीक है, नीदर वन नॉट टू। असर्शन रीजन की बात करें, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, क्या वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये आप इजी तरीके से नहीं कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे फूड चेन की बात करें तो वो बहुत सारे फूड चेन में इंटरडिपेंडेंट होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स या फिर कंज्यूमर्स, ये रॉन्ग हो जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव द इम्पैक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पर जो इम्पैक्ट होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इम्पैक्ट डालते हैं इन्वायरमेंट पर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द ग्रास लैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ, मतलब ग्रास लैंड में ट्री यहाँ पर रिप्लेस नहीं करते हैं ग्रासेस को एज अ पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ वाटर लिमिट्स एंड फायर, क्योंकि ग्रासेस जो होती हैं ना, और ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस, मतलब जो ट्रीज होते हैं ग्रास लैंड में, जो ट्री होते हैं वो क्या नहीं करते हैं, रिप्लेस नहीं करते हैं ग्रासेस को एज ए पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन आप पढ़े होंगे ना कि पायोनियर होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, जैसे ये पायोनियर क्या होते हैं, जब हम बैरन लैंड होता है ना, कुछ भी नहीं होता वहाँ पर, क्या होता है, पहले रॉक होती है, बैरन रॉक होती है, ठीक है, बैरन रॉक होने के बाद जो है थोड़े थोड़े वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स, जैसे मान लो कि लाइकेन होते हैं, वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, धीरे धीरे करके वहाँ पर जो ग्रासेस, छोटे छोटे ग्रासेस पैदा होती हैं, उसके बाद छोटे छोटे प्लांट होते हैं, फिर ट्री पैदा हो जाते हैं। लेकिन सेकेंडरी जो सक्सेशन होता है ना, सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होगा, जैसे मान लो वाइप आउट हो गया, जैसे जंगल है, जंगल मतलब फॉरेस्ट है, उसे बर्न कर दिया गया, जल गया, ठीक है, तो वहाँ जो ये बोले कि पायनियर सक्सेशन होगी वो वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, जंगल फिर से उगाएंगे, बट वहाँ पर एक बैरन लाइन नहीं था, वहाँ पर ऑलरेडी एक जंगल था, बट क्या हुआ कि वहाँ पर फायर लगने के बाद जंगल जल गया पूरा, और फॉरेस्ट जलने के बाद यहाँ पर फिर से वो उग सकता है और यहाँ बैरन नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, मतलब ये है क्लियर कट अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन, ओके। तो वाटर लिमिट्स एंड फायर के कारण यहाँ पर
जो ट्रीज होते हैं वो रिप्लेस नहीं हो सकते किसमें, ग्रासेस में। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन को बेनेट ने यहाँ पर यूज किया था। इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ का जो इंटायर सीक्वेंस है दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया और कॉल्ड, तो देखो सीयर है, ठीक है। इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़, इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी जो सक्सेसिवली क्या करते हैं, चेंज करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। देखो सीयर क्या है, जैसे मान लो पायोनियर कम्युनिटी है, ठीक है, पायोनियर है, यहाँ जो सक्सेशन की बात ही कर रहा है, ठीक है। सीयर क्या होते हैं, स्टेज बाय स्टेज, मतलब इस एक पहले स्टेज में पायोनियर कम्युनिटी, उसके बाद जो है प्राइमरी जो सक्सेशन है उसमें गया, उसके बाद जो है यहाँ पर जैसे छोटे छोटे चीज़ों में देखो यहाँ पर लाइकेंस हैं, लाइकेन यहाँ पर जनरेट हो गए, उसके बाद जो है ये प्लांट में बने, मतलब ग्रासेस बने, ग्रासेस के बाद प्लांट में बने, ठीक है, प्लांट के बाद यहाँ पर ट्री में बने, ट्री जो है बहुत सारे ट्री हो गए तो फॉरेस्ट बना लिए। तो स्टेज बाय स्टेज यहाँ पर बात करें तो ये जो है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में बदलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीयर, ठीक है, सीयर बोलते हैं, याद रखना। फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेजेज ऑफ बायोटिक सक्सेशन, तो बायोटिक सक्सेशन के बारे में बात कर रहा है सीक्वेंस के वाइज में, तो न्यूडेशन, माइग्रेशन, एसेसिस, रिएक्शन, स्टेबिलाइजेशन, यहाँ पर ये चीज़ है। और जब कोई भी चीज़ स्टेबल हो जाती है तो उसका जो है सक्सेशन होना बंद हो जाता है, जैसे सेकेंडरी सक्सेशन होता है, ओके। करेक्ट ऑर्डर है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन का रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर, क्या क्या है, जैसे पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, ठीक है। तो यहाँ आपने पढ़ा होगा कि पॉपुलेशन पहले आता है, फिर कम्युनिटी होता है, ठीक है, फिर इकोसिस्टम होता है, फिर लैंडस्केप, बायोम और देन बायोस्फीयर। यहाँ बायोस्फीयर सबसे बड़ा होता है, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि करेक्ट स्टेटमेंट हैं, जैसे प्रोडक्शन एट द ऑटोट्रॉफ लेवल इज सेड टू बी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन होते हैं, प्लांट्स, प्लांट्स को ही क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ, जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द प्रोडक्शन एट द हेटेरोट्रॉफ लेवल, हेटेरोट्रॉफ कौन होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर कार्निवोर, टॉप कार्निवोर्स, ये होते हैं हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। और ये सर्व करते हैं इसी से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो क्रिएट करते हैं प्लांट्स जैसे होते हैं। विद रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल नीड्स, इकोलॉजिकल नीड्स की बात कर रहे हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इकोलॉजिकल नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या है कि ये इकोलॉजिकल नीड्स जो होता है रिप्रेजेंट करता है रेंज ऑफ कंडीशंस को, ये क्या कंडीशन है हैबिटाट की, जो कि ये नीड्स जो होता है वो टॉलरेट करता है रिसोर्सेज को, और ये यूटिलाइज करता है, और इसके जो फंक्शनल रोल हैं वो इकोलॉजिकल सिस्टम में ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और ईच स्पीसीज हैज़ ए डिस्टिंक्ट नीड्स, मतलब ईच एंड एवरी स्पीसीज़ की जो नीड्स है वो डिस्टिंक्ट होती हैं एक दूसरे से, ठीक है, डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फॉलोइंग इज नॉट अ सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कौन है, टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड, ठीक है, और मरीन इकोसिस्टम, मरीन जो इकोसिस्टम होता है वो अलग होता है किससे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से। और लॉटिक, मैंने लॉटिक और लेंटिक आपको बता दिया कि लॉटिक मतलब मूविंग वाटर, तो रिवर जो होगी वो मूविंग वाटर हो जाएगी। तो देखो ने जो हमारे 2 चैप्टर हैं ये ख़त्म हो गए, अब हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये हम जल्दी कवर करने वाला हूँ, आप प्लीज़ इसमें ध्यान दीजिए जल्दी, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है इसे, ठीक है। आप जो वीडियो है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो यहाँ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं उसे बहुत इफेक्टिव तरीके से आपको बताऊँगा, और एक प्रेसिजन टाइम में हम यहाँ पर जो है अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल तक ले जाएंगे, ताकि हम इस आने वाली प्रीलिम्स को ईजी तरीके से क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है। मैं आपको यहाँ सीसर की स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा और सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जल्दी मिलने वाले हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड सी यू अगेन, गुड बाय।